नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है इस YouTube चैनल की निःशुल्क परिचर्चा में, जिसमें रीट परीक्षा को लेकर आपके जो टेस्ट पेपर आयोजित हो रहे हैं, उन टेस्ट पेपर्स में जो क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं उनके विश्लेषण की ये परिचर्चा अपनी रहती है। और उसी परिचर्चा में आपका पिछला जो टेस्ट हुआ है, उस टेस्ट में भूगोल विषय से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का विश्लेषण हम यहाँ पर करेंगे कि किस तरीके के प्रश्न आपको आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और किस तरीके से आपको उनके आंसर देने हैं। देखिए, एक एक प्रश्न की हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, आपको जो इससे टेस्ट पेपर में पूछा गया उस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ रहा है जो जनगणना के आंकड़ों से संबंधित है। और देखिए, प्रश्न में आपको पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा, जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा असुमेलित है वो आपको देखना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है, उसमें आप देखेंगे पहला ऑप्शन दिया गया न्यूनतम घनत्व वाला ज़िला और सामने लिखा गया है जैसलमेर। तो देखिए, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान के 33 ज़िलों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपको जो मिलता है वो जैसलमेर का ही मिलता है। और जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर में जो कुल व्यक्तियों की संख्या है वो 17 व्यक्ति है। ये लगभग एवरेज वहाँ की डेंसिटी है। और यही आपको कई बार परीक्षाओं में जैसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि सबसे कम घनत्व वाला ज़िला कौन सा है, तो जैसलमेर ही होता है। तो पहला ऑप्शन यदि देखा जाए तो ये तो सही सुमेलित है। आपको पूछा है असुमेलित कौन सा है, तो देखिए नेक्स्ट दूसरे नंबर पर हम चलते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है न्यूनतम महिला साक्षरता वाला ज़िला कौन सा है, और सामने आपको विकल्प में दिया गया डूंगरपुर। तो देखिए, महिला साक्षरता की हम बात करें तो न्यूनतम महिला साक्षरता यदि देखा जाए तो आपको दक्षिणी राजस्थान में वैसे जालोर और आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर आपको न्यूनतम महिला साक्षरता मिलती है। डूंगरपुर सबसे कम महिला साक्षरता वाला ज़िला नहीं है। डूंगरपुर लगभग 26वें स्थान पर आता है। उससे नीचे हम देखें तो सबसे नीचे आपको जालोर देखने को मिलेगा। यहाँ पर डूंगरपुर न्यूनतम महिला साक्षरता वाला ज़िला नहीं है, तो दूसरा विकल्प आपको गलत दिया गया है। तीसरे विकल्प की बात करते हैं। तीसरा विकल्प में लिखा गया है न्यूनतम लिंगानुपात वाला ज़िला और सामने लिखा गया है धौलपुर। तो देखिए, लिंगानुपात के भी बहुत सारी बार प्रश्न आते हैं, तब आपको पूछा जाता है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात तो आपको मिलता है कौन से ज़िले में, डूंगरपुर में मिलता है, जो कि हम देखें तो 994 महिलाओं की संख्या है प्रति 1000 पुरुषों पर। और यदि न्यूनतम की बात की जाए तो न्यूनतम लिंगानुपात आपको मिलता है कौन से ज़िले में, धौलपुर ज़िले में। और धौलपुर ज़िले का लिंगानुपात है 846 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला ज़िला यहाँ पर दिया हुआ आपको धौलपुर, जो कि बिल्कुल सही है। तो तीसरा ऑप्शन सम्मिलित है। चौथा, अधिकतम पुरुष साक्षरता वाला ज़िला और सामने विकल्प दिया गया है झुंझुनू। तो देखिए, कुल साक्षरता की यदि बात की जाए तो कुल साक्षरता में पहले नंबर पर है कोटा। यदि महिला साक्षरता की भी बात की जाए तो महिला साक्षरता में भी पहले नंबर पर कोटा है। लेकिन पुरुष साक्षरता की यदि बात की जाए तो पुरुष साक्षरता सर्वाधिक आपको जिस जिले की देखने को मिलती है वो है कौन सा, झुंझुनू। पुरुष साक्षरता में झुंझुनू जिला पहले स्थान पर है। तो यहाँ पर चौथा विकल्प भी सही सुमेलित है। ए, सी और डी ये तीनों सही सुमेलित है। दूसरा विकल्प जो दिया गया था न्यूनतम महिला साक्षरता के सामने डूंगरपुर, वो विकल्प गलत है। इसलिए यहाँ पर जिन्होंने दूसरा ऑप्शन बी सही किया उनको सही अंक मिलेंगे। नेक्स्ट अगले प्रश्न की चर्चा हम करते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है जो यहाँ पर पूछा गया है। राज्य में निजी क्षेत्र की पहली सौर ऊर्जा परियोजना का प्रश्न यहाँ पर किया गया है। तो देखिए, अगला प्रश्न ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, निजी क्षेत्र की पहली सौर ऊर्जा परियोजना आपको पूछी गई है। ऑप्शन में आपको दिए गए हैं अटुंडी, अजमेर, तलवाड़ा, बांसवाड़ा में, पोखरण, जैसलमेर और खींवसर, नागौर। राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, वो इन सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। और पश्चिमी राजस्थान को हम सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन सीज क्षेत्र के रूप में
जानते हैं, जिनमें जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर ये क्षेत्र सारा आता है। इसके साथ ही साथ अरावली के पश्चिम का जो प्रदेश है वहाँ पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं की आपको अधिकता देखने को मिलती है और संभावनाएं भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं। इसी क्रम में कई जो प्रयास अब तक किए गए हैं सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, लेकिन एक जो प्राइवेट सेक्टर का सोलर प्रोजेक्ट लगाने की जहाँ पर बात आई तो वो नागौर के खींवसर में लगाया गया है। ये निजी क्षेत्र में जो सौर ऊर्जा परियोजनाओं की बात होती है उसकी यहाँ पर बात की गई। गवर्नमेंट ने भी काफ़ी प्रयास यहाँ पर किए हैं और प्राइवेट कंपनियों ने भी काफ़ी प्रयास किए हैं, लेकिन उनमें से जो एक 5 मेगावाट का संयंत्र लगाया गया था पहले, खींवसर की बात यहाँ पर आपके सामने आती है। तो जिन्होंने चौथा ऑप्शन यहाँ पर किया है खींवसर नागौर, वो सौर ऊर्जा परियोजना के संदर्भ में सही है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला देखिए, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान के भौतिक विभागों से संबंधित ये प्रश्न है। और देखिए प्रश्न में आपको पूछा गया है, राजस्थान के भौतिक विभागों में सर्वाधिक जैव विविधता किस विभाग में पाई जाती है? सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी आपको पूछी है, जैव विविधता कौन से भौगोलिक प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो देखिए जैव विविधता की जहाँ तक बात आती है, जैव विविधता से मतलब क्या है? जैव विविधता का मतलब है किसी क्षेत्र में जंतुओं की और जो पेड़ पौधे हैं या हम कह दें वनस्पति है, उनकी बहुत सारी प्रजातियाँ आपको देखने को मिलें, तब हम कहेंगे कि उस प्रदेश की जैव विविधता ज़्यादा है। तो देखिए जैव विविधता का मतलब कभी भी वनस्पति की सघनता से नहीं है, उसके विविध प्रकारों से है। यहाँ पर राजस्थान के हम चारों भौतिक विभागों में देखें तो ऐसा प्रदेश जिसमें जंतुओं की और पौधों की बहुत ज़्यादा विविधता आपको देखने को मिलती है, तो ऐसा कौन सा क्षेत्र मिलेगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा वनस्पति और साथ ही साथ जीव जंतु भी देखने को मिलते हैं, लेकिन विविधता के मामले में यदि देखा जाए तो इस प्रदेश से भी ज़्यादा विविधता आपको दूसरे भागों में मिलेगी। नेक्स्ट दूसरा गया है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानों में सामान्यतः आपको कम ही जैव विविधता देखने को मिलती है, पूर्वी मैदान आया है। तीसरा है दक्षिण का जो पठार है उसके बारे में बात आई है, प्रायद्वीपीय जो पठार का हिस्सा है, दक्षिणी पूर्वी जो पठार है राजस्थान का, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों का, उसकी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो वहाँ पर भी जैव विविधता बहुत ज़्यादा नहीं है। चौथा ऑप्शन आपको दिया गया उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है, मरुस्थलीय प्रदेश है। उस मरुस्थल में जैव विविधता आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। यदि हम राजस्थान के इस मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर शेष राजस्थान की तुलना में तो जनसंख्या कम है, लेकिन विश्व के अन्य मरुस्थलों से तुलना की जाए तो विश्व के अधिकांश मरुस्थल हैं वो जनविहीन है, वहाँ पर जनसंख्या नहीं निवास करती है, लेकिन राजस्थान के इस मरुस्थल में काफ़ी लोग रहते हैं। उस दृष्टि से देखा जाए तो ये काफ़ी आबाद मरुस्थल है जिसमें लोग काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। लेकिन यहाँ पर बात पूछी गई है विविधता की, तो राजस्थान के भौतिक विभागों में आपको सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है वो किस में मिलती है? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में मिलती है। ये परीक्षाओं का एक बहुत सामान्य सा प्रश्न है, बहुत बार परीक्षाओं में इसको पूछा जा चुका है। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जैव विविधता आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। चौथा प्रश्न देखिए जो आपको पूछा गया है, ये आपके विश्व के भूगोल से प्रश्न आया है और विश्व के स्थलमंडल में से यदि हम बात करें जिसमें महाद्वीपों के प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ से, और आगे चलकर इसमें विश्व भूगोल में आपके जो पृथ्वी पर परिवर्तनकारी शक्तियां हैं जिनमें आंतरिक परिवर्तनकारी शक्तियों में ज्वालामुखी आते हैं, उन ज्वालामुखियों का जो रिजल्ट है वो धरातल के ऊपर आपको पर्वतों के रूप में देखने को मिलता है। तो वहाँ से भी आपको प्रश्न किए जा सकते हैं परीक्षा में, और ये प्रश्न किया ही गया है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? आपको पूछा गया इनमें से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो देखिए यहाँ पर जो 4 नाम आपको दिए गए हैं, पिनाटुबो, किलिमंजारो, ताल और कोटोपेक्षी, ये सब यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वतों के ही एग्जाम्पल है। लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा ऊंचा कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा ऊंचा आपको देखने को मिलता है कोटोपेक्सी, जो कि दक्षिण अमेरिका के इक्वेडोर देश में है। दक्षिण अमेरिका के इक्वेडोर में
माउंट कोटोपेक्शी है और ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत पूछा, सक्रिय नहीं पूछा है। इससे अधिक ऊंचाई के ज्वालामुखी पर्वत भी आपको मिलते हैं, लेकिन वो सक्रिय नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पर देखा जाए तो वो ऑप्शन में भी नहीं है। जैसे हम देखें माउंट एकांकागुआ, ये जो कि आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत श्रेणी में चोटी मिलती है, सबसे ऊंची चोटी में, जिसका नाम आता है कोटोपेक्सी से अधिक ऊंचाई का, लेकिन यहाँ पर एकांकागुआ का नाम नहीं है। ये सक्रिय ज्वालामुखियों के नाम दिए गए। बीच में किलिमंजारो एक ऐसा है जो कि सक्रिय नहीं है। बाकी पिनाटुबो, ताल, कोटोपेक्शी, इन तीनों को हम देखें तो ये आपको सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर पिनाटुबो जो कि फिलीपींस में है, किलिमंजारो ये अफ्रीका महाद्वीप में आपको तंजानिया देश में देखने को मिलता है। ये एक ज्वालामुखी पर्वत है, लेकिन ये सक्रिय नहीं है। ये मृत प्रकार के ज्वालामुखियों की श्रेणी में जो आते हैं उनमें आता है। ताल को यदि देखा जाए तो ताल फिर से आपको मिलता है कौन से देश में? फिलीपींस में मिलता है। और कोटोपेक्शी की जो हमने यहाँ पर बात की है कौन से देश में? इक्वेडोर में है। इनमें से सबसे ज़्यादा ऊंचाई आपको मिलती है किसकी? कोटोपेक्शी की। तो आपको यहाँ पर करना था कौन सा? कोटोपेक्शी। कोटोपेक्शी जिन्होंने किया है उनका यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपकी स्क्रीन पर देखिए। नेक्स्ट विश्व के भूगोल से ये प्रश्न है और यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा गया वायुमंडल के टॉपिक से। वायुमंडल से एक प्रश्न आपके लिए आएगा और देखिए 100% हम मान के चलें तो वायुमंडल में से जो प्रश्न आएगा वो दो जगहों से आपको पूछा जा सकता है। एक वायुमंडल के संगठन का और दूसरा प्रश्न आपको पूछा जा सकता है वायुमंडल की संरचना में से। संगठन में से जो प्रश्न आता है वो लगभग इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है कि वायुमंडल का निर्माण किस किस प्रकार के जो संगठक है उनसे हुआ है, ये बात आपको पूछी जाती है। या ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि वायुमंडल का निर्माण करने वाले मुख्य घटक कौन से, ये बात पूछ ली जाती है, जिनमें जलवाष्प आती है, गैसें आते हैं और धूल कण आती हैं। दूसरा प्रश्न आपको संरचना का पूछा जाता है। संरचना में देखा जाए तो वायुमंडलीय परतों का प्रश्न होता है और पिछली रीट परीक्षाओं का आप देखें तो उनमें हर बार वायुमंडल की किसी न किसी एक परत का प्रश्न पूछा जा रहा है। 2 बार तो यही प्रश्न पूछ लिया गया है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है। तो इतना आसान क्वेश्चन भी आपको पूछा जा रहा है। यहाँ पर जो वायुमंडल की जो परतें हैं उनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। उनकी विशेषताओं के बारे में भी थोड़ी आपको जानकारी रखनी चाहिए। पृथ्वी से हम ऊपर की ओर चलें तो पहली जो परत आती है उसका नाम है क्षोभमंडल। क्षोभमंडल से ऊपर चलें तो दूसरी जो परत आती है उसका नाम है समताप मंडल। तीसरी जो परत आती है उसका नाम है मध्यमंडल और चौथी जो परत आती है उसका नाम है तापमंडल। तापमंडल को भी हम देखें तो तापमंडल का जो निचला भाग है उसको हम जानते हैं किस नाम से? आयनमंडल के नाम से। और जो ऊपरी भाग है उसको हम बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्षोभमंडल की क्या विशेषताएं हैं, समताप मंडल की क्या विशेषताएं हैं, मध्यमंडल की क्या विशेषताएं, तापमंडल की, आयनमंडल और बहिर्मंडल की क्या विशेषताएं। बहुत सामान्य से सवाल आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। क्षोभमंडल में पहली बात हम देखें तो ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट होती है और इस परत में मौसम संबंधी अधिकांश घटनाएं होती हैं। समताप मंडल की यदि हम बात करें तो इसमें ओजोन गैस पाई जाती है जो सूर्य की ओर से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है और इस परत में ऊंचाई के साथ में तापमान बढ़ता है। तो यहाँ पर मुख्य प्रश्न होता है किसका? ओजोन का। मध्यमंडल की यदि हम बात करें तो मध्यमंडल में अंतरिक्ष की ओर से आने वाली उल्काएं घर्षण के द्वारा नष्ट हो जाती हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है किसका? मध्यमंडल का। तापमंडल की यदि बात करें तो यहाँ से रेडियो तरंगे वापस धरातल की ओर परावर्तित की जाती हैं। ये आयनमंडल के हिस्से से ऐसा काम होता है। इस तरीके की आपको जो मुख्य बातें हैं वो ध्यान में रखनी होती हैं। अब यहाँ पर आपको जो प्रश्न दिया गया है उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सम्मेलन में सही नहीं है। तो वायुमंडल की यहाँ पर परतें दी गई हैं और उनके जो लक्षण वो दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए क्षोभमंडल। क्षोभमंडल के सामने लिखा हुआ है मौसम संबंधी घटनाएं।
क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं, जैसे बादलों का बनना, कोहरा, वर्षा होना, ओलावृष्टि, ये सारे काम कौन से मंडल में होते हैं? क्षोभ मंडल में होते हैं। इसमें को हम मौसमी घटनाओं का मंडल भी कहते हैं, इसको हम मौसमी परिवर्तनों का मंडल भी कहते हैं। तो देखिए क्षोभ मंडल के सामने जो लिखा गया वो बिल्कुल सही लिखा गया, ये सुमेलित है। दूसरा ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन में लिखा गया है समताप मंडल, और समताप मंडल के सामने लिखा गया है ओजोन परत। समताप मंडल के निचले भाग में देखा जाए तो क्षोभ सीमा से लेकर लगभग 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन गैस है, उसकी सांद्रता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये ओजोन गैस सूर्य की ओर से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है और उनको धरातल तक आने से रोकने के कारण मानव का जो स्वास्थ्य है वो बना रहता है। यदि ओजोन परत नष्ट होती है तो मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, त्वचा के कैंसर जैसी बड़ी समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए ये जो ओजोन है, जो आपका रक्षा कवच है, वो ओजोन गैस पाई जाती है किसमें? समताप मंडल में। तो दूसरे विकल्प में जो लिखा गया वो भी पूरी तरीके से सही है। तीसरा देखिए, तीसरे विकल्प में लिखा गया आयन मंडल, और आयन मंडल के सामने लिखा गया है रेडियो तरंगों का परावर्तन। आयन मंडल से रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। धरातल की ओर से जो रेडियो तरंगें छोड़ी जाती है वो आयन मंडल से टकराकर वहाँ पर धनावेशित और जो ऋणावेशित कण होते हैं उनसे टकराकर वापस धरातल की ओर लौटती हैं। आयन मंडल में भी हम जो 4 उपपरतें करते हैं, D, E, F और Z, जिनसे अलग अलग तरंग दैर्ध्य वाली तरंगें टकराकर लौटती हैं। तो यहाँ पर केवल कॉमन से आपको ये बात पूछी गई है कि रेडियो तरंगों का परावर्तन तो कौन सी परत से होता है? आयन मंडल से होता है। तीसरा विकल्प भी यहाँ पर पूरी तरीके से सही है। चौथा विकल्प है सभी सही सुमेलित हैं। तो देखिए हमने जो 3 ऊपर कथन देखे, 3 ऊपर जो हमने जोड़े देखे, तीनों सुमेलित हैं। तो चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा कि सभी सही सुमेलित हैं। इनमें से कोई सा भी गलत नहीं है, सभी सुमेलित है। क्षोभ मंडल के बारे में जो लिखा गया है वो भी सही है, समताप मंडल के बारे में जो लिखा गया है वो भी सही है, और इसके साथ ही साथ हम बात करें कि आयन मंडल के बारे में जो लिखा गया है वो भी सही है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको पूछा गया है पर्वत चोटियों का, और देखिए प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? किस तरफ से पूछा गया? पूर्व से पश्चिम की ओर। अब यहाँ पर आपको 4 पर्वत चोटियों के नाम दिए गए हैं, जिनमें आप नाम देख सकते हैं, एवरेस्ट का भी है, कंचनजंगा का भी है, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है। ये जो चारों पर्वत चोटियाँ हैं, इनको हम पूर्व से पश्चिम की ओर चलेंगे तो इनकी स्थिति आपको देखनी है। तो देखिए हम यदि हिमालय पर्वत श्रेणी की बात करें तो हिमालय पर्वत श्रेणी का जो हिस्सा नेपाल में है वहाँ पर आपको कई ऊंची पर्वत चोटियाँ देखने को मिलती है। ये महान हिमालय पर्वत श्रेणी है, और महान हिमालय पर्वत श्रेणी में देखा जाए तो देखिए ये जो सिक्किम राज्य है, यहाँ पर एक ऊंची चोटी है, इसका नाम है कंचनजंगा। यहाँ पर कंचनजंगा चोटी है। कंचनजंगा से हम थोड़ा पश्चिम की ओर चलेंगे तो देखिए यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट से हम और ज़्यादा पश्चिम की ओर चलेंगे तो यहाँ पर आपको नेपाल में ही अगली महत्वपूर्ण चोटी मिलती है, उसका नाम है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा से आगे चलेंगे तो नेपाल में ही अगली महत्वपूर्ण चोटी आपको मिलती है जिसका नाम है धौलागिरी। इससे आगे चलेंगे तो आपको उत्तराखंड में नंदा देवी, आगे कश्मीर की ओर चलेंगे तो नंगा पर्वत देखने को मिलता है। लेकिन जो 4 आपके ऑप्शन हैं उनको देखा जाए तो देखिए नेपाल, हिमालय में यहाँ पर और सिक्किम तक ये जो 4 चोटियाँ हैं इनका आपको क्रम पूछा गया है। यदि पश्चिम से पूर्व पूछता तो पहले आती धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, फिर एवरेस्ट और फिर कंचनजंगा। लेकिन पूछा किधर से आपको? पूर्व से पश्चिम की ओर। तो चलिए देखिए पूर्व से चलते हैं। पूर्व से चलेंगे तो पहले आएगा कंचनजंगा, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा और फिर धौलागिरी। तो पूर्व से चलते ही सबसे पहले कंचनजंगा सिक्किम में है और एवरेस्ट है वो नेपाल में आपको मिलेगा। कंचनजंगा यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले बी और सी ऑप्शन में आ रहा है। तो देखिए
ए और डी तो वैसे ही कट हो गए, बी और सी में से ही अब आपको देखना है। अब कंचनजंगा से देखिए, आपको चारों चोटियों का क्रम भी नहीं पता हो तब भी हम इस प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, ये स्थिति आपको यहाँ पर देखनी थी। तो देखिए, कंचनजंगा से हम जैसे ही चलेंगे नेपाल की ओर, तो यहाँ पर जो ऊंची पर्वत चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, उसका नाम है क्या? एवरेस्ट, वो आएगी। तो कंचनजंगा के बाद में यहाँ तो दिया हुआ है धौलागिरी, तो ये तो कट हो गया, और यहाँ पर दिया गया है एवरेस्ट, तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। यदि आपको दो का भी क्रम पता है तो आप यहाँ से पता लगा लेंगे। और इससे आगे चलेंगे तो नेक्स्ट आता है कौन सा? अन्नपूर्णा, और अन्नपूर्णा के भी पश्चिम में आती है कौन सी? धौलागिरी। ये हिमालय पर्वत श्रेणी की जो चोटियां हैं उनके क्रम का एक प्रश्न, इस तरीके का प्रश्न आपको बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको भारत की जलवायु के संदर्भ में पूछ लिया गया है, और देखिए क्या प्रश्न है। प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, पूछा गया है कि कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है, गलत कौन सा है, ये बात आपको पूछी गई है। दिए गए कथनों पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देखिए, दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर हम चलते हैं तो देखिए मानसून के जो टाइम है, जो पीरियड है, वो कम होता जाता है, ये कथन लिखा गया। अब देखते हैं सही है या गलत है। तो देखिए इसको हम देखें कि ये सही है या गलत है। दक्षिणी भारत में मानसून भारत की मुख्य भूमि है, उसमें 1 जून के आसपास पहुंच जाता है, जबकि उत्तरी भारत में, राजस्थान की हम बात कर लें तो यहाँ पर सामान्यतः 15 जून के बाद आता है और कई बार जुलाई में भी आता है, तो लेट आता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मानसून जब हटता है सितंबर के प्रारंभ में, जो सबसे पहले वो राजस्थान से यानी उत्तरी भारत से वो हटता है, और नवंबर के अंत तक आपको दक्षिणी भारत में देखने को मिलता है। तो देखिए जून के प्रारंभ में दक्षिणी भारत में आता है और नवंबर तक देखने को मिलता है, जबकि उत्तरी भारत में जून के अंत में या जुलाई के आसपास आता है और सितंबर के शुरुआत में वहाँ से वापस हट जाता है। तो यहाँ पर उत्तरी भारत में जो मानसून की अवधि है वो बहुत कम है, दक्षिणी भारत में मानसून की अवधि ज़्यादा है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर चलने पर मानसून की अवधि घटती है। ये कथन बिल्कुल सही लग रहा है, इसमें कोई गलती नहीं है इस कथन में। तो ये पहला तो सही है। दूसरा देखते हैं। दूसरा कथन है, उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है उसमें पूर्व से पश्चिम की ओर चलेंगे, अर्थात आपको ये देखना है कि पश्चिम बंगाल, बिहार से हम पश्चिम की ओर, राजस्थान की ओर चलते जाएं। पूर्व में जो पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्य हैं उनसे हम यदि राजस्थान की ओर चलें तो वार्षिक वर्षा की मात्रा घटती है, और ये बात बिल्कुल सही लग रही है। आप देखेंगे राजस्थान में जो वर्षा हो रही है वो 40-50 सेंटीमीटर तक की हो रही है, और पूर्वी भागों में हम चलेंगे तो वहाँ पर आपको वर्षा 100 सेमी से अधिक देखने को मिलती है। तो ऐसी स्थिति में दूसरा विकल्प भी यहाँ पर पूरी तरीके से सही है। अब पूछा है इनमें से सही कौन सा है। पहले ऑप्शन में केवल 1 है, दूसरे में केवल 2 है, तीसरे में 1 और 2 दोनों है। तो यहाँ पर आपको सी करना था, जिन्होंने सी किया है उनको फ़ायदा हुआ है। तो यहाँ पर ये दोनों ही कथन जलवायु के संदर्भ में जो दिए गए हैं वो दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट अगला 8वां प्रश्न हम देखते हैं। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ये भारत की वनस्पति से आपको प्रश्न पूछा गया है। वनों से ये प्रश्न आया है, किस प्रकार के वन कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, ऐसा प्रश्न आपको पूछा गया है। तो देखिए प्रश्न में असंगत छांटिए, वो छांटना है जो सही सुमेलित नहीं है, उसको आपको छांटना है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है, उसमें देखिए उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली। साइलेंट वैली है केरल में। उष्णकटिबंधीय या हम कहते हैं जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, उष्णकटिबंधीय अत्यधिक वर्षा वाले भागों में जो वन आपको देखने को मिलते हैं उनकी बात है। तो भारत के केरल राज्य में मालाबार जो तटीय भाग है वहाँ पर, या हम कहते हैं जो पूरा पश्चिमी घाट पर्वतीय प्रदेश है उसके ऊपर जो वन पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, और उसी पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में स्थित है साइलेंट वैली। तो वहाँ पर भी आपको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर पहला विकल्प है वो तो बिल्कुल सही है। दूसरा विकल्प देखिए, दूसरा क्या दिया गया है, शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश। ऐसे वन जिनमें वृक्ष किस तरीके के होते हैं, शंकुआकार वृक्ष होते हैं। तो शंकुआकार वृक्ष आपको देखने को मिलते हैं हिमालय के क्षेत्रों में। हिमालय के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ रहा है क्या, हिमाचल प्रदेश। तो देखिए शंकुधारी वन आपको हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं, बिल्कुल सही लिखा गया है। इस विकल्प में भी कहीं कोई भी गलती नहीं है।
तीसरा देखें तो तीसरा देखिए कच्छ वनस्पति। कच्छ या हम कह दें ज्वारीय या समुद्र तटीय भागों में पाई जाने वाली जो वनस्पति है उसके बारे में बात हो रही है। और सामने दिया गया है सुंदरवन। पश्चिम बंगाल के तट पर यदि देखा जाए या गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा देखा जाए तो वहाँ पर आपको समुद्र तटीय जो ज्वारीय या जो दलदली वन है उनमें सुंदरवन का नाम देखने को मिलता है। तो ये तीसरा विकल्प भी पूरी तरीके से सही है। असंगत आपको छांटना है। चौथा विकल्प देखिए पतझड़ वन पूर्वोत्तर भारत। उत्तरी पूर्वी भारत का जो हिमालय प्रदेश है वहाँ पर आपको फिर से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। या ऊंचे पर्वतीय भागों में देखे जाएं तो वहाँ पर आपको फिर से जो पर्वतीय प्रकार की वनस्पति है वो देखने को मिलती है। यदि हम पतझड़ी वनों की बात करें तो पतझड़ी वन भारत के प्रायद्वीपीय पठार और उत्तरी भारत के कुछ मैदानी भागों में पाए जाते हैं। सामान्यतः जहाँ पर 200 सेमी से कम वार्षिक वर्षा होती है उन भागों में आपको मानसूनी या पतझड़ी वन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर चौथा विकल्प है, ये असंगत था, ये आपको छांटना था। चौथा जिन्होंने किया है उनका सही होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट अगला देखिए 9वां प्रश्न यदि हम देखें तो यहाँ पर 9वां प्रश्न आपको पूछा गया है, ये नदी घाटी परियोजनाओं के टॉपिक से प्रश्न पूछ लिया गया है। और प्रश्न ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इनमें से 3 ऐसे हैं जिनमें बांध का नाम और जो नदी का नाम है वो सुमेलित है, और एक ऐसा विकल्प है जिनमें जो बांध का नाम दे रखा है उसके सामने नदी का नाम सही नहीं है, वो किसी दूसरी नदी का बांध हो सकता है। ये आपको प्रश्न दिया गया है। तो देखिए एक एक विकल्प को देखते हैं। सबसे पहला विकल्प है सरदार सरोवर बांध, और सामने नदी का नाम दिया गया है कौन सी, नर्मदा नदी। सरदार सरोवर परियोजना की यदि बात की जाए, नदी का नाम हम देखें तो देखिए नर्मदा नदी पर जो परियोजना है उसका नाम सरदार सरोवर परियोजना है। और सरदार सरोवर के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें, उसके बांध के बारे में, उससे होने वाली सिंचाई, पेयजल की जो सुविधा है उनके बारे में, यहाँ से जो कैनाल निकाली गई है जिससे गुजरात को जो फ़ायदा होता है, राजस्थान को जो फ़ायदा होता है, उसके बारे में बातें बहुत सारी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। सरदार सरोवर बांध का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है। पहला विकल्प पूरी तरीके से सही है। दूसरा विकल्प देखते हैं तिलैया बांध। तिलैया बांध दामोदर घाटी परियोजना का हिस्सा है। भारत की जो नदी घाटी परियोजनाओं में हम बात करें तो दामोदर घाटी परियोजना जो यूएसए की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित थी। दामोदर नदी की बाढ़ों को रोकने और वहाँ के जल के समुचित प्रबंधन के लिए जो दामोदर घाटी परियोजना बनाई गई है उसमें आप यदि देखें तो देखिए उससे दामोदर की सहायक नदियों में एक नदी का नाम आता है कौन सी, बाराकर नदी। बाराकर नदी पर बांध बनाया गया है कौन सा, तिलैया बांध बनाया गया है। तिलैया बांध का निर्माण बाराकर नदी पर किया गया है, जबकि सामने आपको ऑप्शन में दिया गया है कौन सा, कोनार नदी। ये गलत है। कोनार नदी पर जो बांध बना है वो कौन सा है, कोनार बांध बना है। कोनार है, तिलैया है, इसके अलावा मेथॉन बांध बना है इस परियोजना में। पंचेत पहाड़ी, बाल पहाड़ी, इन कई बांधों का निर्माण कई बांधों का निर्माण इस दामोदर घाटी परियोजना में किया गया। तो यहाँ पर सीधा सीधा प्रश्न ये कर लिया गया कि तिलैया बांध के सामने बाराकर नदी दिया जाता तब तो सही होता, लेकिन आपको यहाँ पर दिया गया कौन सा, कोनार नदी। ये गलत विकल्प था। तीसरे ऑप्शन में देखें तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर। चंबल नदी पर चंबल घाटी परियोजना की यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जो बांध है उसका नाम क्या है, गांधी सागर है। और जो राजस्थान में बनाए गए चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर और कोटा में आपको मिलता है जवाहर सागर, वो सब चंबल परियोजना के हिस्से हैं। तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है, बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर की बात की जाए तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर जो बांध है उसे लेकर और कृष्णा नदी का जो जल विवाद है उसे लेकर कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आपको पूछे जाते रहे हैं। तो ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना की सीमा पर आपको नागार्जुन सागर बांध मिलता है, कौन सी नदी पर, कृष्णा पर। तो 3 विकल्प इसमें से सही है, लेकिन तिलैया बांध कोनार नदी पर ये विकल्प इसमें से गलत था। इसकी आपको पहचान करनी थी। नेक्स्ट अगला 10वां प्रश्न आपको पूछा गया पेपर में। यहाँ पर पूछी गई है ब्लैक रिवॉल्यूशन, काली क्रांति का संबंध किससे है। तो यहाँ पर देखिए काली क्रांति की हम बात करें तो जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनके लिए काली क्रांति शब्द काम में आता है, और हम पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो विकल्प दिए गए उनमें मत्स्य उत्पादन पहला विकल्प दिया गया है। मत्स्य उत्पादन
कौन सी क्रांति है, इस तरीके की बात की जाए तो नीली क्रांति से इसका संबंध है, मछलियों के उत्पादन का। दूसरा विकल्प है कोयला उत्पादन। देखिए कोयला उत्पादन के लिए भी बहुत सारी बार काली क्रांति का ही शब्द का वैसे प्रयोग किया जाता है। कच्चे तेल उत्पादन की हम बात करें, पेट्रोलियम, तो विशेष रूप से जो काली क्रांति है वो इस कच्चे तेल उत्पादन के लिए, पेट्रोलियम के लिए जानी जाती है। सरसों उत्पादन की बात करें हम, तिलहन उत्पादन की बात करें तो उनके लिए पीली क्रांति जो शब्द है वो काम में लिया गया है। तो ये विभिन्न जो क्रांतियां हैं, जैसे सबसे पहले हम हरित क्रांति की बात करें, हरित क्रांति के अलावा श्वेत क्रांति, हरित क्रांति जो खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए थी, श्वेत क्रांति जो दुग्ध उत्पादन के संदर्भ में थी, नीली क्रांति यहाँ पर जो मत्स्य उत्पादन है उसके लिए है। इसी तरीके से काली जो क्रांति है वो पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट अगले 11वें प्रश्न की हम बात करते हैं। प्रश्न दिया गया है कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस ये किस प्रकार के संसाधन कहलाते हैं। तो देखिए प्रश्न वैसे थोड़ा सा जो विकल्प है उनके माध्यम से ज़रूर टफ बन गया है यहाँ पर, और इस तरीके के जो विकल्प हैं उनमें कन्फ्यूजन होना स्वाभाविक है। आप यदि इसके एक से अधिक उत्तर देते तो भी उनको गलत नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन जिस मंशा से ऐसा प्रश्न पूछा जाए उसी मंशा से यदि उत्तर दिया जाए तब उसके एक उत्तर पर हम विचार कर सकते हैं। वरना तो हम देखें तो ये जो सारे विकल्प हैं इनको आप जान सकते हैं। जैसे देखिए प्राकृतिक गैस, ये ईंधन के रूप में भी जाने जाते हैं, कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस। और दूसरा विकल्प दिया गया परंपरागत ईंधन। तो देखिए परंपरागत जो स्रोत हैं एनर्जी के, उनमें भी कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस इनका नाम आता है। नवीकरणीय या गैर परंपरागत में इनका नाम नहीं आता, परंपरागत में ही आता है। और ये प्राकृतिक रूप से निर्मित है, इसलिए प्राकृतिक ईंधनों में भी इनका नाम आएगा। यहाँ पर जो मूल रूप से देखा जाए तो संसाधन के रूप में इनकी जो बात की गई थी, ये किस प्रकार के एक तरीके के संसाधन है। तो देखिए ये जो विभिन्न जीव जंतु थे पृथ्वी के ऊपर, वो पृथ्वी के उथल पुथल के कारण भूगर्भ में समा गए, और उन जीवाश्मों से जिस तरीके का ईंधन बना है वो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इनकी श्रेणी में आता है। तो प्रश्न यहाँ पर पूछने का जो उद्देश्य रखा गया था वो इनको जीवाश्म ईंधन से इनको इंगित करने का था। बाकी ये प्राकृतिक भी हैं और इनको देखा जाए तो ये परंपरागत भी है, लेकिन जिस मंशा से ये प्रश्न पूछा गया उसके हिसाब से आपको जीवाश्म ईंधन इसका उत्तर देना चाहिए था। और यदि आप आपत्ति करते हैं कि प्राकृतिक भी है और परंपरागत भी है, तब भी आपकी बात भी सही है, इससे नकारा नहीं जा सकता। जीवाश्म ईंधन इसको यदि दिया जाए तो इन विकल्पों में से कुछ ज़्यादा बेहतर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। नेक्स्ट अगले प्रश्न को हम देखें, प्रश्न संख्या 12। वायुमंडल में कई प्रकार की गैसों के मिश्रण आप देखते हैं, कई प्रकार की गैसों से बना पृथ्वी के नज़दीक के वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है। तो देखिए नज़दीक की हम बात करें और अधिक ऊंचाई तक चलते हुए बात करें तो गैसों का जो मिक्सचर है उसमें जो इसकी जो सांद्रता है उसमें परिवर्तन भी आता जाता है। कुछ गैसों का अनुपात आपको स्थिर देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में धरातल के निकट जो गैसें पाई जाती हैं उनमें कुल मिलाकर यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेन, इन सब के आपको देखने को मिलते हैं। नाइट्रोजन धरातल के पास वैसे पाई जाती है, लेकिन इसकी ऊंचाई आपको थोड़ी ज़्यादा भी देखने को मिलती है। 125 किलोमीटर के आसपास तक ये गैस पाई जाती है। ऑक्सीजन को हम देखें तो ये लगभग 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है धरातल के निचले भागों से लेकर। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर की ओर चलते हैं वैसे वैसे इसमें ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आती जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की यदि हम बात करें तो इसकी मात्रा बहुत कम है। तो इसने प्रश्न जो पूछा गया उसमें पृथ्वी के नज़दीक के वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती हैं। यहाँ पर यदि देखा जाए तो पृथ्वी के वायुमंडल की, हम संपूर्ण वायुमंडल की ही बात कर लें तो सबसे ज़्यादा है कौन सी, नाइट्रोजन, उसके बाद में है ऑक्सीजन, उसके बाद में है ऑर्गन और उसके बाद में है कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो 78.08% है और ऑक्सीजन की मात्रा है वो 20.94% है। आगे हम ऑर्गन की मात्रा देखें तो वो 0.93% है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% है। ऐसी स्थिति में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इनकी अधिकांश मात्रा आपको वायुमंडलीय गैसों में, वायुमंडल के जो निचले भाग हैं, नज़दीक वाले भाग हैं, पृथ्वी के नज़दीक वाला भाग है, उसमें इनकी अधिक मात्रा आपको देखने को मिलती है। क्योंकि इनकी जो प्रतिशतता दोनों की मिलाकर ही देखे जाए तो 99% के आसपास तो वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही आपको देखने को मिलता है। ये दोनों आपको नज़दीक के वायुमंडल में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगला 13वां प्रश्न देखिए।
13वां प्रश्न आपको यहाँ पर चट्टान के टॉपिक से दिया गया है और प्रश्न है देखिए, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा सत्य है। इसका मतलब जो 4 कथन दिए गए हैं उनमें से 3 गलत हैं और 1 इनमें सही है। पहले ऑप्शन की बात करते हैं, आग्नेय चट्टानों के संदर्भ में इनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं। तो देखिए, आग्नेय चट्टानों का निर्माण जीवों की उत्पत्ति से पहले ही हो चुका था। ज्वालामुखी के लावा से निर्मित हो, जिनमें किसी भी प्रकार के जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। कम होने का मतलब तो उसमें कुछ पाए जाना उनकी संभावना को दिखाता है, इसलिए पहला विकल्प गलत है, इनमें बिल्कुल ही नहीं पाए जाते हैं। दूसरा, ये शैलें जल के लिए सरंध्र होती है, अर्थात ये रंध्र युक्त होती है, इनमें जल का प्रवेश हो सकता है, ऐसा कथन है। अवसादी चट्टानों में जल का प्रवेश हो सकता है, आग्नेय चट्टानों में जल का प्रवेश नहीं होता, तो ये जल के लिए अप्रवेश्य होती हैं। इनमें आपको किसी भी प्रकार का जोड़, रंध्र, छिद्र देखने को नहीं मिलता है। तो जो दूसरा विकल्प दिया गया है वो भी आग्नेय चट्टानों के लिए गलत है। तीसरा विकल्प यहाँ पर दिया गया है, ये शैलें क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। अधिकांश इनमें आपको क्रिस्टलीय ही देखने को मिलती हैं और क्रिस्टलीय होना आग्नेय चट्टानों का एक विशेष लक्षण है, लेकिन कुछ चट्टानें आपको अक्रिस्टलीय रूप में भी देखने को मिलती हैं। तो तीसरा जो विकल्प है वो यहाँ पर सही है। ये सामान्यतः क्रिस्टलीय होती है लेकिन अक्रिस्टलीय भी आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपको दिया गया, इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं हो, ऐसा नहीं होता है। देखिए, ज्वालामुखी का जो लावा है उसमें सिलिका की मात्रा के आधार पर ही उसको देखा जाता है कि वो अम्लीय प्रकार का है, क्षारीय प्रकार का है, किस प्रकार का है। यदि 65% से अधिक सिलिका की मात्रा हो तो ऐसी जो आग्नेय चट्टानें हैं उनको हम अम्लीय आग्नेय चट्टानें कहते हैं और उनमें एक विशेष एग्जाम्पल है, वो है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक प्रकार की आग्नेय चट्टान है और उसमें सिलिका की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पर जो विकल्प दिया गया उसमें लिखा गया है कि इनमें सिलिका नहीं होती, तो ये विकल्प गलत है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इन 4 विकल्पों में से तीसरा विकल्प सही है कि ये क्रिस्टलीय भी होती हैं और इनमें से कुछ अक्रिस्टलीय भी हो सकती हैं। सामान्यतः आग्नेय चट्टानें कैसी होती हैं? क्रिस्टलीय ही होती हैं। अगला नेक्स्ट 15वां प्रश्न देखिए। 15वां प्रश्न आपको ये राजस्थान के भौतिक विभागों से दिया गया है और देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है। दक्षिण के पठार का विस्तार कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के अलावा निम्न में से किस जिले में है? तो देखिए, राजस्थान का हमें दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है या हमें राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों में चलेंगे तो उन दक्षिणी पूर्वी भागों में जो पठारी भाग है ये वाला, इस दक्षिणी पूर्वी पठार की बात की है, ये मुख्यतः कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ इन जिलों का हिस्सा है। यहाँ पर देखा जाए तो चित्तौड़गढ़ जिला है और चित्तौड़गढ़ जिले का हिस्सा कुछ इधर है और कुछ यहाँ पर कोटा के निकट है। वो एक तरीके से देखा जाए तो इस दक्षिणी पूर्वी प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है या दक्षिण के पठार का ही हिस्सा है। तो देखिए, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों के अलावा यहाँ पर चित्तौड़गढ़ ऑप्शन में आ रहा है, तो चित्तौड़गढ़ इसका सही विकल्प होगा। चित्तौड़गढ़ में भी आपको इससे दक्षिण के पठार का विस्तार देखने को मिलता है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न हम देखें तो देखिए, मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं? यहाँ पर पहला जो विकल्प है वो है मेवाड़ी चट्टानी क्षेत्र और भौराट का पठार। दूसरा जो विकल्प आपको दिया गया है वो दिया गया है शेखावाटी की जो पहाड़ियाँ हैं, निम्न पहाड़ियाँ और मारवाड़ की पहाड़ियाँ। और तीसरा विकल्प आपको दिया गया है वो है अलवर की पहाड़ियाँ और बैराट पहाड़ियाँ। चौथा विकल्प आपको दिया गया कौन सा? बैराट पहाड़ियाँ। अब यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न में आपको जो अरावली पर्वत श्रेणी है उसके विस्तार की बात की गई है। तो देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी का हम विस्तार देखें तो राजस्थान के विभिन्न भागों में इसको स्थिति को देखते हुए हम चलें तो ये जो हिस्सा है जिसमें सिरोही, यहाँ पर उदयपुर, राजसमंद इन जिलों की जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं वो दक्षिणी पश्चिमी अरावली का हिस्सा है। इसके इस तरफ हम चलें तो यहाँ पर दिल्ली से लेकर अलवर और यहाँ तक शेखावाटी का कुछ भाग ये उत्तरी पूर्वी अरावली के अंतर्गत आता है। इसके अलावा देखें तो अजमेर, मेरवाड़ा आसपास के भागों में ये जो पहाड़ियाँ हैं वो सब मध्यवर्ती पहाड़ियों के अंतर्गत आती हैं। तो देखिए, यहाँ पर
जो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं विशेष रूप से वो मध्य अरावली के अंतर्गत आती हैं, और शेखावाटी की जो निम्न पहाड़ियाँ हैं जो जयपुर और यहाँ पर अजमेर के इस लगते हुए भागों से संबंधित है। तो कुल मिलाकर इन चारों विकल्पों में से देखा जाए तो कुछ जो सटीक बैठ सकता है वो दूसरा विकल्प बैठ सकता है कि शेखावाटी की निम्न पहाड़ियाँ और मारवाड़ जो पहाड़ियाँ लिखी गई है, ये विशेषकर मेरवाड़ा के क्षेत्र की बात यहाँ पर इस प्रश्न में करनी थी। यहाँ पर मूल रूप से जो शेखावाटी, अलवर की और दिल्ली तक की जो पहाड़ियाँ वो उत्तरी पूर्वी अरावली के अंतर्गत आती हैं। तो कुछ हिस्सा इसमें मध्यवर्ती अरावली का यदि माने तो वो दूसरे विकल्प का कुछ सही हो सकता है, बाकी पूर्णतया सही तो हम इसको नहीं ठहरा सकते हैं। आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, 17वां क्वेश्चन, ये 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो आया है देखिए। असंगत छांटना है आपको। यहाँ पर 4 खनिजों के नाम दिए गए और जगहों का नाम आपको सामने दिया गया है। पहला देखिए, पहला खनिज और उसकी जगह का नाम देखिए। जगह का नाम है सलादीपुरा और सामने दिया गया है पायराइट्स। सलादीपुरा सीकर में है और पायराइट्स एक प्रकार का उर्वरक खनिज है जिसको हम गंधक या सल्फर की जो खाद है उसको बनाने में काम में लेते हैं। तो पायराइट्स का उत्पादन राजस्थान के सीकर जिले के सलादीपुरा में ही होता है। पहला विकल्प तो यहाँ पर सही है। दूसरा देखिए कशनऊ, कशनऊ के सामने लिखा गया है लिग्नाइट। तो देखिए कशनऊ नागौर में है और लिग्नाइट कोयले के लिए जगह जानी जाती है, बिल्कुल सही यहाँ पर लिखा गया है। तीसरा यहाँ पर गुढ़ामलानी, गुढ़ामलानी है बाड़मेर में और यहाँ पर खनिज तेल निकलता है। तो देखिए गुढ़ामलानी के सामने जो बाड़मेर लिखा गया पूरी तरीके से सही है। और चौथा विकल्प है जामसर अभ्रक, जामसर बीकानेर में है और जामसर अभ्रक के लिए नहीं, जिप्सम के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। जिप्सम के उत्पादन में जो बहुत बड़ी जगह में नाम आता है वो जामसर का आता है, लेकिन यहाँ पर जामसर के सामने अभ्रक लिखा हुआ था तो चौथा विकल्प ये गलत था। यहाँ पर आपको असंगत पूछा है, तो असंगत कौन सा विकल्प है? चौथा विकल्प असंगत है। जामसर जिप्सम होना चाहिए, जबकि जामसर के सामने क्या लिखा हुआ है? अभ्रक लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, उसमें राजस्थान में अफीम उत्पादक क्षेत्र पूछा गया है। कौन से ज़िले हैं जिनमें अफीम का उत्पादन होता है, ये पूछा गया है। तो देखिए अफीम का उत्पादन राजस्थान के दक्षिणी जो ज़िले हैं उनमें होता है, चित्तौड़गढ़ और आसपास के क्षेत्रों में। यहाँ पर जो ऑप्शन देखे जाएँ उनमें से स्पष्ट ऑप्शन एक ही आ रहा है, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारां। इसके अलावा दूसरा पूर्वी राजस्थान का बयाना, भरतपुर, अलवर। मध्यवर्ती राजस्थान में यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान की ओर चलें तो जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। और चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र आ रहा है, झालावाड़, बारां, चित्तौड़गढ़, इस एरिया में अफीम का उत्पादन होता है। तो ये पहला विकल्प यहाँ पर सही है, ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 2001 से, ये जनगणना का प्रश्न है और जनगणना के टॉपिक से आपकी परीक्षा में 100% क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन आप मान के चलिए, तो जनगणना आपको पढ़नी बहुत ज़रूरी है। 2001 से 2011 में जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर वाले 4 जिले घटते क्रम में क्रमशः कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा वृद्धि दर किसकी रही है, ये यदि हम देखें तो 2011 की जनगणना में राजस्थान में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला था बाड़मेर और न्यूनतम वाला था कौन सा? गंगानगर। आपको रीट की परीक्षा में पूछा भी गया है कि सबसे कम वाला कौन सा था? गंगानगर। सबसे ज़्यादा वाला बाड़मेर है। अब जो 4 जिलों में जिनमें सबसे आपको ज़्यादा वृद्धि दर देखने को मिलती है उनमें यहाँ पर बाड़मेर का नाम आपको सबसे पहले देखना है। तो बाड़मेर का नाम 2 जगह आ रहा है, विकल्प ए और बी में से आपको चुनाव करना है। सी और डी पहले ही खारिज हो चुके हैं क्योंकि उनमें बाड़मेर का नाम पहले नहीं है, पहले जैसलमेर का है। जैसलमेर में सर्वाधिक वृद्धि दर 2001 में रही थी, 2011 में सर्वाधिक वृद्धि दर जैसलमेर में नहीं रही है, किस में रही है? बाड़मेर में रही है, जो कि 32.5% है। अब देखिए यहाँ पर बाड़मेर के बाद में दूसरा नंबर आता है जैसलमेर का, ये बिल्कुल सही है। यहाँ तक दोनों ही विकल्पों में जैसलमेर आ रहा है, तो यहाँ पर आप फैसला नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में तीसरे नंबर पर देखा जाए तो यहाँ आ रहा है जोधपुर और यहाँ आ रहा है जयपुर। बाड़मेर जैसलमेर के बाद में तीसरा नंबर जोधपुर का ही आता है, तो पहला विकल्प यहाँ पर सही हो गया, दूसरा विकल्प यहाँ पर इस कंपटीशन से बाहर हो गया है। तब आप पहले विकल्प पर जा सकते हैं और उसके बाद में आता है चौथे नंबर पर बांसवाड़ा।
तो पहला विकल्प बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा ये सर्वाधिक वृद्धि दर वाले ज़िले हैं और इनका घटता क्रम यही है कि सर्वाधिक वृद्धि दर बाड़मेर में, उससे कम जैसलमेर में, उससे कम जोधपुर में और उससे कम बांसवाड़ा में रही है 2011 की जनगणना में। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है, राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत घर कौन सा था? कोयले से बिजली बनाने का जो विद्युत घर पावर हाउस स्थापित किया गया है, थर्मल पावर स्टेशन की हम बात करें तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है सूरतगढ़, दूसरा कोटा, तीसरा छबड़ा और चौथा काली सिंध। इनमें से काली सिंध तो सबसे नया है तो पहला हो ही नहीं सकता, तो ये तो यहीं से कट हो जाता है। छबड़ा भी इनके काफ़ी बाद में बना था। अब यहाँ पर दो आपके सामने आते हैं, सूरतगढ़ और कोटा, ये पुराने विद्युत घरों में आते हैं और इनमें से सबसे पहले जो ताप विद्युत का उत्पादन कोयले से शुरू किया गया था वो कोटा में शुरू किया गया था। यहाँ पर पहली इकाई 1983 में जो शुरू की गई थी, उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर कोटा आपका सही आंसर होगा। बी विकल्प जिन्होंने किया है उनका ये पूरी तरीके से सही है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अंतिम प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा गया है, NH8 और NH11 को जोड़ने वाला राजमार्ग कौन सा है? प्रश्न पुराने हाईवे के नंबर से पूछा गया है, नया जो नंबरिंग सिस्टम है उसके अनुसार ये प्रश्न नहीं है। तो देखिए पुराने नंबरिंग सिस्टम को हम देखें तो इन्होंने पूछा है कि NH8 और 11 इनको कौन जोड़ता है? 8 की यदि हम बात करें तो NH8 दिल्ली से लेकर मुंबई की ओर जाता है, जयपुर से होते हुए, अजमेर से होते, ये 8 नंबर था। 11 नंबर पुराने नंबर के अनुसार देखा जाए तो आगरा से लेकर जयपुर होते हुए बीकानेर तक जाता था, ये था 11 नंबर। इन वैसे तो ये दोनों जयपुर में क्रॉस कर ही रहे थे, लेकिन इनको आपस में जोड़ने के लिए यहाँ पर एक छोटा राजमार्ग बनाया गया। 11 का एक हिस्सा जिसको नाम दिया गया क्या? 11A। 11A इसको नाम दिया गया। तो देखिए ये जो 8 और 11 को जोड़ने वाला जो नेशनल हाईवे था वो 11A था। यहाँ पर 8 नंबर पर जयपुर ज़िले में हम देखें तो ये जगह थी मनोहरपुरा से। यहाँ से इसको दौसा के कोतन की ओर जोड़ने वाला जो मार्ग है वो 11A राष्ट्रीय राजमार्ग था। तो ये एक सामान्य सा प्रश्न आपको पूछा गया था नेशनल हाईवे या परिवहन के टॉपिक में से। कुल मिलाकर ये जो आपको 20 क्वेश्चन पूछे गए आपकी इस रीट परीक्षा में, जिनमें विश्व भूगोल से, भारत के भूगोल से, राजस्थान के भूगोल से, सभी पक्षों से इस 20 प्रश्नों को पूछा गया है। और इनका जो कठिनाई का लेवल हम देखें तो वैसे तो बहुत सामान्य स्तर का, जिस तरीके के रीट में प्रश्न आए हैं लगभग उसी तरीके के प्रश्न आपको करवाने की कोशिश की जाती है। और उससे हटकर भी कुछ है कि यदि पेपर थोड़ा टफ रहे तो किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं उनको भी यहाँ पर शामिल करने की कोशिश की जाती है। तो इन प्रश्नों के विश्लेषण के साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि इन जगहों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यहाँ इस जगह तक मुझे पढ़ना ज़रूरी है, उन चीज़ों को ध्यान में रखना आपको होता है। इसलिए आपकी सारी ये टेस्ट सीरीज़ और उसका सॉल्यूशन करवाया जाता है। अगले पेपर के सॉल्यूशन के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।